हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार पाठक आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बायो की नेक्स्ट वीडियो की ओर ले चलता हूं, जिसमें मैं आपको पादप ऊतक के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, जस्ट इसके पहले मैं आपको ऊतक एवं जंतु ऊतक के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज मैं आपको पादप ऊतक की ओर लेके चलता हूं। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। आइए चलते हैं हम पादप ऊतक की ओर। सबसे पहले ऊतक को समझ लें कि समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ये परिभाषा मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। क्या? समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाएं जब समूह में इकट्ठा होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक दो प्रकार के, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसमें हम पादप ऊतक के बारे में आपको बताएंगे। तो ऊतकों के विभाजन के आधार पे या ऊतकों के विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप ऊतक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है विभाज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक को इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो हम चलते हैं, पहले बताते हैं आपको कि विभाज्य ऊतक क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। ध्यान दीजिएगा कि पादप ऊतक में सबसे ज्यादा जरूरी स्थायी ऊतक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी जाइलम एंड फ्लोएम, ये प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि विभाज्य ऊतक क्या है। विभाज्य ऊतक बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता हो। मतलब पौधों का जो जब तक लाइफ रहे तब तक उनमें ग्रोइंग करने की क्षमता हो। यदि शब्दों में पिरोना चाहे तो क्या होगा कि पौधों के बढ़ने वाले या वृद्धिमान ऊतकों को विभाज्य ऊतक कहते हैं। यानी कि ऐसे ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य हम देखते हैं क्या है। पहला है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन के बाद निरंतर नवीन कोशिकाओं का निर्माण। कोशिका विभाजन के द्वारा निरंतर नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना। इससे क्या होगा? जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो पौधे की लंबाई भी बढ़ेगी और पौधे की मोटाई भी बढ़ेगी। मतलब मोटा भी होगा और लंबा भी होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि यह प्रक्रिया आप देखेंगे, पौधा हम जब तक जिंदा रहता है, जब तक पौधा हरा भरा रहता है तब तक बढ़ता है। यानी कि पौधे में होने वाली ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, ठीक, इसके लक्षण हम देख लेते हैं क्या है विभाज्य ऊतक के। यह जो विभाज्य ऊतक है वो गोल अंडाकार होता है, कई बार तो षष्ठकोणीय भी होता है। ठीक है, इसकी सेल वॉल पतली होती है, इसमें काफी ज्यादा डेंसिटी होती है, इसके केंद्रक बड़े आकार के होते हैं और डेंसिटी होने के कारण इनमें अंतराकोशिकीय स्थान का अभाव होता है। यानी कि वो लगभग नगण्य होते हैं, नहीं पाया जाता अंतराकोशिकीय स्थान। अब हम चलते हैं विभाज्योतक ऊतक के प्रकार की तरफ। तो ध्यान दीजिए, विभाज्योतक तीन प्रकार का होता है। इसकी सिचुएशन के आधार पे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस आधार पे विभाज्योतक को या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक। तो हम देखते हैं पहला शीर्षस्थ विभाज्योतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम से क्लियर है कि यह पौधे के या पौधों के जड़ और तनों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। मतलब कहाँ पाया जाता है? शीर्ष भाग में। चाहे पौधे की जड़ हो या फिर तना हो, उसके शीर्ष भाग में जो ऊतक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ ऊतक। ठीक है, और इसके कारण जब इसमें वृद्धि होगी तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा है पार्श्व ऊतक, यह पौधे के किनारे या पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। यदि मोटाई ऐसी है तो उसके इस साइड में, लेटरल साइड में ये पाया जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसके कारण
पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होती है। तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक या इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह मुख्यतः पौधों के पर्व संधियों पर पाए जाते हैं, जो कि शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है। जो शीर्ष विभाज्योतक है, जैसे वो आगे बढ़ेगा उसका अवशेष ये होता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होता है। ये ऊतक मुख्यतः घास कुल के पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि धान है, मक्का है, गन्ना है, ऐसे पौधों में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं जो दूसरे प्रकार का ऊतक है, स्थायी ऊतक या परमानेंट टाइप टिश्यू, उस पर चलते हैं। तो ऐसा ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक। मतलब अब एस्टेब्लिश हो गया है, इसके साइज में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके लक्षण देख लें। ये मृत या जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनका आकार निश्चित होता है, मतलब इसमें अब परिवर्तन नहीं होता। इन कोशिकाओं का आकार अन्य कोशिकाओं की तुलना में, या इन ऊतकों की कोशिकाओं का आकार अन्य ऊतकों की कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। और इनकी जो वैक्यूल्स हैं, राजधानी हैं, वो काफी स्ट्रांग होती हैं और कोशिका द्रव्य में रसधानी होती है। अब आते हैं हम स्थायी ऊतक के प्रकार की ओर। तो स्थायी ऊतक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक को सिंपल टिश्यू कहते हैं और जटिल ऊतक को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सरल ऊतक ऐसे स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हों, हम क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक। ध्यान दीजिए कि इसका प्रकार है, आप लिखना चाहें, याद रखना चाहें तो रख लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको नाम एन्यूमरेट कर रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। पहला है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक इंग्लिश में इसे पेरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक, इसको इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहते हैं। तीसरा है दृढ़ ऊतक, इसको इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। इतना ही, इससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम मेन आते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसके बारे में। वो प्री और मेंस के लिए मैं आपको इस वीडियो में पहले ही कह चुका हूं कि प्री और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट। जटिल ऊतक ऐसे स्थायी ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उसे हम जटिल ऊतक कहते हैं। मतलब ऐसे स्थायी ऊतक जिनमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स हों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एक साथ जब आए तो उसे हम क्या कहेंगे? जटिल ऊतक कहते हैं। और ये सभी एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं, इकाई की तरह कार्य करते हैं और संवहन का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये जल को, खनिज को, लवण को और तैयार भोजन को पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः ये भी दो प्रकार के होते हैं, और ये नाम जो लेने जा रहा हूं ये आपको सुना सुना लगेगा। पहला नाम जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम, ध्यान रखिएगा। अब हम जाइलम और फ्लोएम में 3 नंबर में आ गया तो अपने कैसे लिखना है। तो जाइलम यह पौधों को यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, जो लकड़ी काष्ठ जो मेन है, जो तना होता है ना, उसी में ये पाया जाता है वलय के रूप में। आप देखिए किसी भी लकड़ी के फर्नीचर देखिए, उसमें जो उभार होता है उसी टाइप का लगभग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है ना उसमें, डिजाइन लकड़ी का, वुड शेप, ठीक है, या वुड डिजाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आइए, इसमें क्या करता है? ये पौधों को यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। दूसरा है यह संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक क्यों है? क्योंकि यह जल एवं खनिज लवणों को पौधे की जड़ से उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जाइलम और जड़, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जाइलम जड़ से विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों तक
जल एवं खनिज लवणों को संवहन करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है, इसे ही प्रायः काष्ठ या वुड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय या छल्लों को गिनकर ही किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों की आयु की गणना कैसे होती है, तो हमें यही है, बिल्कुल याद रखिएगा कि जाइलम की जो एनुअल रिंग है, वार्षिक वलय हैं, छल्ले हैं, उनको गिनकर किया जाता है कि कितने सालों के हैं। और आयु निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लोएम क्या है। ठीक है, तो ये भी संवहनी ऊतक है और यह भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, जाइलम जड़ से ले जाती है विभिन्न भागों तक, अब फ्लोएम पत्ती। ठीक है, तो फ्लोएम कहां से लाती है, पत्ती से कहां लाती है, पौधे के विभिन्न भागों तक। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है। ध्यान रखिएगा, वृक्ष की जो छाल है ना, वृक्ष की छाल के इंटरनल पार्ट पे ये होती है। और यदि कहीं क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, पत्तियों द्वारा जो भोजन बना होता है वो विभिन्न भागों तक या जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, जड़ को भोजन नहीं मिलेगा, तो पौधे क्या होगा, धीरे धीरे सूख जाएंगे। इसीलिए आप गांव में देखते हैं जो बड़े आम के पेड़ हैं, महुआ हैं, पीपल हैं, यदि उनको सुखाने का कोई प्रयास गांव में लोग करते हैं तो उसमें पहले छाल को धीरे धीरे काटते हैं। हालांकि ये अपराध है, मानवता के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन लोग करते हैं और ऐसे में आप देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।